हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। ओके। तो अभी हम लोग सप्लाई का अरेंजमेंट देख रहे थे। तो हम लोग ने देख लिया था कि डीसी सिस्टम देख लिया था, सिंगल फेज देख लिया था और थ्री फेज देखेंगे। उसी बेसिस पर हम लोग को अपने को मोटर का भी ज्ञान होते जा रहा है कि जैसे डीसी सिस्टम में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल फेज एसी सप्लाई में सिंगल फेज एसी मोटर सीरीज मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किसके लिए कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। भले वो सब अर्बन एरिया हो या मेल लाइन हो। इसके अलावा सिंगल फेज में हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो पावर फ्रीक्वेंसी से रिड्यूस करके 25 हर्ट्ज रखते थे। वाई? उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि कोई सिंगल फेज सीरीज मोटर है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, वर्क करती है। उस केस में उसकी जो मोटर की एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को, पावर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कन्वर्ट करके कहाँ तक ले आते हैं, 25 हर्ट्ज तक, या ठीक है। ये अपना ये है। अब हमारा जो अगला सप्लाई सिस्टम है वो दो बचे हुए। एक तो आपका थ्री फेज एसी सिस्टम है, दूसरा कंपोजिट सिस्टम है। क्लियर? तो थ्री फेज एसी सिस्टम में सिंपल सा, जैसे हम लोग ने अपने घर की बात करें तो समझने वाली बात है कि एक तो अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करें तो एक तो आपका फेज होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करें तो एक फेज होता है, एक वायर न्यूट्रल होता है। अगर हम लोग थ्री फेज की बात करें तो टू फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। क्लियर? तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना आपका एसी सिस्टम है, हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ या करंट कलेक्टिंग सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, करंट को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दो तो आपका फेज होगा और एक क्या होगा, और न्यूट्रल होगा, ठीक है। और देन हमारा क्या होगा, वो थ्री फेज सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका थ्री फेज सिस्टम है उसमें हम लोग थ्री फेज की मोटर हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए? मोटर को ऑपरेट कराने के लिए। देन हम लोग यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी पावर फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग लेके आते हैं 25 हर्ट्ज पे। वाई? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे जो कि हम लोग ट्रैक्शन मोटर यूज कर रहे हैं तो बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म करेगी, उनका एफिशिएंसी वगैरह अच्छा होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग बात करें कि जब हम लोग इनका अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, तो इसमें अपने को दो फेज चाहिए, मतलब कि दो कंडक्टर, ओवरहेड दो कंडक्टर चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। क्लियर? तो आप कभी भी देखना कि आगे हम लोग जब पूरा अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड रेल सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड रेल सिस्टम, ठीक है। तीसरा, ठीक है, रेल, हम लोग जो ट्रेन, उसको भी हम लोग रेल ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल बात करें तो ये आपका क्या होता है, रेल जो ट्रैक होता है, ठीक है। और इस पर जो गाड़ी चलती है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये जो दो अपनी लाइन होती है, दो अपनी जो ट्रैक होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेल। ध्यान रखना, ठीक है। और इस रेल पे जो गाड़ी चलती है उसको हम लोग बोलते हैं रेलगाड़ी। क्लियर? तो जो आपका जो अपना ट्रैक होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेल। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड रेल। थर्ड रेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये रेल तो है, ठीक है, अपनी दो रेल होती है, उसी रेल के ऊपर अपनी गाड़ी चलती है, जो उसको हम लोग पटरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि थर्ड रेल, एक तीसरा रेल भी है। ये तीसरा रेल क्या है, ये तीसरा रेल क्या है? क्लियर? ये जस्ट अपने ये तीनों आप एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, ठीक है। ये जो रेल हो गया इसके ऊपर तो रेलगाड़ी चलती है, और तीसरा जो रेल हम लोग और अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं थर्ड रेल। वाई? तो ये थर्ड रेल का सिस्टम क्या है, आगे और डीप में स्टडी करेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग थ्री फेज सिस्टम की बात करते हैं, एसी थ्री फेज सिस्टम, तो दो तो फेज होगा, एक न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहाँ से लेंगे हम, ठीक है, न्यूट्रल कहाँ से लेंगे? तो न्यूट्रल हम लोग यहीं से लेंगे, यहाँ से। दो तो फेज हो गया और तीसरा न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लेंगे, जो कि थर्ड रेल है। और देन हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को कंप्लीट क्लोज करेंगे, और देन हम लोग क्या करेंगे कि आपकी जो मोटर को है ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है थर्ड रेल। क्लियर? थर्ड रेल सिस्टम। और थर्ड रेल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसके थ्रू हम लोग, दो तो फेज हो गया और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल लेते हैं, और देन हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना पूरा पाथ है उसको कंप्लीट करते हैं, और देन हम लोग उसको जो अपना मोटर है उसको हम लोग ऑपरेट कराते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है थर्ड रेल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर थर्ड रेल की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि थर्ड, विद द हेल्प ऑफ थर्ड रेल हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना न्यूट्रल है,
ठीक है, न्यूट्रल की सप्लाई करते हैं, उस सप्लाई, ठीक है, उसको मेंटेन करते हैं इन, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में भी एक फेज होगा, न्यूट्रल कहाँ से आएगा आपका, तो देन आपका न्यूट्रल यहाँ से आएगा थर्ड रेल के द्वारा, ठीक है। थर्ड रेल के द्वारा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका थर्ड रेल सिस्टम। तो सिंगल फेज में आपका एक ही फेज होता है, थ्री फेज में आपका थ्री फेज होगा, सिंगल फेज की मोटर यूज होगी, थ्री फेज की मोटर यूज होगी, अलग अलग ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो मतलब जैसा अपना रिक्वायरमेंट होगा, अलग अलग जो ट्रैक्स है, मेन लाइन है, सब अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया है, ठीक है, या लोकल ट्रेन्स है, मेट्रोज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना सप्लाई सिस्टम को अरेंज करते हैं। जैसे डीसी सिस्टम स्पेशली यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जहाँ पे हमारा इंस्टेंट ब्रेकिंग अप्लाई होता है, ठीक है, देन वहाँ पे हमारा डीसी सिस्टम अपना यूज होता है। तो इस तरीके से जैसा अपना रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम लोग पहले से ही सारा सप्लाई सिस्टम को अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। इन दिस सिस्टम थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मतलब कि इसमें कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं, पहला पॉइंट अपने को यहीं पे पकड़ना है, ठीक है। मोटर तो यूज कर रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को एक पॉइंट लिख के रखना है जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा कि थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं तो देन वहाँ पे हम लोग किस तरीके की मोटर यूज करेंगे, इंटरेक्शन सिस्टम कहते हैं, तो थ्री फेज की इंडक्शन मोटर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज देख लीजिए, ऑपरेटिंग एट 3000 टू 3600 वोल्ट, क्लियर। एक तो आपका क्लियर हो गया कि आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज होगा, उसका वोल्टेज का रेंज क्या है, 3000 वोल्ट से लेके 3600 वोल्ट, क्लियर। 3000 वोल्ट टू 3600 वोल्ट। अब इसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 16/2/3 हर्ट्ज, ठीक है। और ये वाला हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी आपका यूज करते हैं। तो स्पेशली यहीं से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कि जो थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अपने को ये क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्लियर। आगे देखिए, द थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर सिंपल एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में यूज ले रहे हैं बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। और जो उनका कंस्ट्रक्शन होता है मतलब रोबस्ट होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि थ्री फेज सप्लाई के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं, जिसका वोल्टेज का जो थ्री फेज में हमारा वोल्टेज का रेंज क्या होता है, 3000 वोल्ट टू 3600 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 16/2/3 हर्ट्ज, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, यहाँ भी इसका आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ आपका आंसर मिलेगा कि जो हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं वो सिंपल्स होता है, उनका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान सा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, एंड हैव हाई ऑपरेटिंग इफिशियंसी, और जो उसकी ऑपरेटिंग इफिशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अपने को यही तो चाहिए कि इफिशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब उसकी जो क्षमता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जो इंडक्शन मोटर हम लोग ट्रैक्शन में यूज कर रहे हैं उसकी जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, मैक्सिमम होती है, क्लियर। एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। और इसकी एक खासियत और होती है कि इसमें ऑटोमेटिक रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई होता है। रीजनरेट मतलब फिर से जनरेट करना, क्लियर, फिर से जनरेट करना। अगर हम लोग बात करें कि रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, हम लोग जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम लोग रीजनरेटिंग ब्रेकिंग देखेंगे। इट इज़ द टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। जब भी हम लोग ब्रेक सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उसमें एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस ही होता है, लेकिन रीजनरेटिव सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग ब्रेक सप्लाई करेंगे उस टाइम पे एनर्जी को रीजनरेट करते हैं और देन हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हम लोग फिर से उसको सप्लाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो पावर है उसको सेव कर रहे हैं। और इस तरीके का जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो किस में संभव है, वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में संभव है। ऑटोमेटिक जो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग अप्लाई होती है, मतलब कि हम लोग रीजनरेट करते हैं पावर को,
और रीजनरेट करके फिर से हम लोग कहाँ पे जो होता है कि हम लोग जो अपना सप्लाई होता है वो सप्लाई को हम लोग दे सकते हैं जो अपने पास पावर जनरेट हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से जो अपनी इफिशियंसी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो अपना पावर सेविंग कैपेसिटी है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आगे डिटेल में हम लोग और स्टडी करेंगे। क्लियर। आगे देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 ओवरहेड वायर एंड ट्रैक रेल फॉर थर्ड फेज। ठीक है, अभी मैंने बोला कि 3 फेज सिस्टम है जिसमें 2 तो फेज हो गया। ठीक है, तीसरा कहाँ से आएगा? तो तीसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये थर्ड रेल यूज करते हैं और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल देते हैं जो ठीक है कि 3 फेज में अपना 2 तो फेज हो गया, तीसरा न्यूट्रल का वायर हो गया। तो न्यूट्रल का वायर यहीं इसी थर्ड रेल से हम लोग इसी थर्ड रेल से देते हैं। क्लियर। तो अपने को यहीं से समझने की जरूरत है। ठीक है, कि द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरहेड वायर्स, 2 ओवरहेड वायर्स तो हो गया। ठीक है, एंड ट्रैक रेल फॉर द थर्ड फेज एंड। ठीक है, और थर्ड फेज के लिए हम लोग इसी ट्रैक को यूज करते हैं। ठीक है, इसी ट्रैक को यूज करते हैं जिसको हम लोग थर्ड रेल बोलते हैं। क्लियर। एंड रिसीव पावर आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन और थ्रू द ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 3 फेज सिस्टम में अपना क्या करते हैं कि देखिए कि 2 तो फेज हो गया। ठीक है, और जो तीसरा फेज है इस ट्रैक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा फेज लेते हैं। ठीक है, कि द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरहेड वायर्स। ठीक है, 2 अपना ओवरहेड वायर हो गया, वहां से हम लोग 2 फेज ले लिया। एंड ट्रैक रेल ये आपका ट्रैक रेल फॉर द थर्ड फेज। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड फेज लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लियर हो गया। 2 फेज तो हम लोग आपका 2 फेज कहां से लेंगे? ओवरहेड वायर से ले लेंगे। ठीक है, ओवरहेड वायर से ले लेंगे। ठीक है, कि ये आपका ये है और यहां से आपका 2 फेज हो गया। ठीक है, ठीक है, और तीसरा जो है ये हम लोग कहां से ले लेंगे? इस ट्रैक से ले लेंगे। ठीक है, आर। ठीक है, तो यहां पे अपना क्या हो गया कि इस तरीके से अपना कि यहाँ से अपन 2 फेज ले लिए और ये ट्रैक से अपना तीसरा न्यूट्रल ले लिए, तो अपना क्या हो गया? 3 फेज हो गया, 3 फेज सिस्टम हो गया। तो अपने को हमेशा ध्यान में रखना है कि 2 तो हम लोग 2 फेज लेंगे ओवरहेड वायर से और तीसरा हम लोग क्या लेंगे? इस ट्रैक से लेंगे हम लोग। ठीक है, और अपना हमारा क्या हो जाएगा? 3 फेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, द सब स्टेशन रिसीव पावर फ्रॉम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। सब स्टेशन आपका जो पावर है वो कहाँ से रिसीव करेगा? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से ही तो रिसीव करेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि टैपिंग करते हैं। ठीक है, और टैपिंग करके हम लोग हाई पावर को हम लोग क्या करते हैं? सब स्टेशन में हम लोग रिसीव करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हम लोग उस हाई वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं, देन हम लोग उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एट पावर फ्रीक्वेंसी, उस टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 होती है। ठीक है, देन हम लोग उसके बाद हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी को स्टेप चेंज करके हम लोग लेके आते हैं 50 इस वाले फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर। एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड चेंज द फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग पावर को रिसीव करते हैं सब स्टेशन में, और देन हम लोग उसको क्या करते हैं? वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। कहाँ से? कि पावर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो उसको हम लोग चेंज करके कहाँ पे लाएंगे? 25 हर्ट्ज पे या 16/2/3 जो भी उसको बोल लो, उस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग उसको लेके आएंगे और देन हम लोग क्या करेंगे? मोटर को सप्लाई देंगे और हम अपनी ट्रैक्शन मोटर को ऑपरेट कराएंगे। और ट्रैक्शन मोटर किस तरीके की होती है? इसके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर। आगे देखिए, दिस सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन सम हिली एरियाज। मतलब कि इस तरीके का जो सिस्टम है ना, मतलब कि हम लोग हिली एरिया में यूज करते हैं। हिल वाला एरिया ऐसे जिसमें चढ़ाव होता है, एक तरफ से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चढ़ेंगे, जब उधर से लौटेंगे तो वो ढलान हो जाएगा। एक टाइम तो अपने को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पावर की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरे टाइम पे जब अपना स्लोप है कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
तो इस तरीके का अपने को ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कि हिली एरियाज़ के लिए किस तरीके का हम लोग सप्लाई सिस्टम यूज करते हैं, तो हम लोग स्पेशली 3 फेज ऐसे सिस्टम यूज करते हैं आपका हिली एरियाज़ के लिए। क्लियर? वेयर आउटपुट पावर रिक्वायर्ड इज हाई एंड रीजनरेटिंग ऑन लार्ज स्केल इज पॉसिबल। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि हिली एरिया में जब अपने को ऊपर की तरफ चढ़ना होगा तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जब अपन उधर से लौटेंगे तो वहाँ पे ढलान होगा तो अपने को काफ़ी कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और देन वहाँ पे रीजनरेटिंग ब्रेकिंग अप्लाई होगा। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के द्वारा हम लोग पावर को जनरेट करेंगे और देन उस पावर को हम लोग सप्लाई को देंगे, और इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को क्या करते हैं, इफिशिएंट बनाते हैं। और इसलिए यहाँ पे रीजनरेटिंग ब्रेकिंग यूज होता है, और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग स्पेशली आपका किसमें संभव है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। क्लियर? तो देखिए आप लोग अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कंपोजिट सिस्टम। आगे देखिए हम लोग देखेंगे कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, चौथा जो अपना चीज है वो है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट सिस्टम। तो कंपोजिट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि अपन 2 तरीके का सिस्टम यूज करते हैं। एक में क्या करेंगे, एक सिंगल फेज को हम लोग 3 फेज में चेंज करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, डीसी को एसी में चेंज करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और हम लोग उसका क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। इसी को बोला जाता है कंपोजिट सिस्टम। हम लोग कंपोज कर दिया उसको। ठीक है, कि कैसे होता है कि 2 गाने को मिला के एक मिक्स करके रिमिक्स बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2 सिस्टम को मिला के कि हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपोजिट बना देते हैं और उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो इसमें जो कंपोजिट सिस्टम में हम लोग 2 तरीके का सिस्टम यूज करेंगे, डीसी टू एसी सिस्टम एंड सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम। अब देखिए फायदा क्या है। ठीक है, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम। क्लियर? सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सप्लाई रहेगा ना वो सिंगल फेज ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए सप्लाई है वो मेरा सिंगल फेज है, मतलब सिंगल फेज है तो आपका ओवरहेड वायर कितना रहेगा, एक ही ओवरहेड वायर रहेगा। जब एक ही ओवरहेड वायर है, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 फेज सिस्टम होता तो कितना, 2 या 3 आपका ओवरहेड वायर रहता है तो टोटल जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे सिंगल फेज सिस्टम है तो एक ही ओवरहेड वायर होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा लोकोमोटिव होता है ना उसमें हम लोग कन्वर्टर रखते हैं। ठीक है, उस कन्वर्टर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि उस सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज कर देते हैं, और जो मेरी पावर फ्रीक्वेंसी है उसको भी रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। देन उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मोटर को अपना ऑपरेट कराते हैं। तो इस तरीके से का सिस्टम यूज करने से वो अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको मैंने बचा लिया। ठीक है, क्योंकि अगर अपने को 3 फेज की मोटर चलानी हो तो अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई यूज करते हैं तो ओवरहेड वायर जो अपना 2 या 3 ओवरहेड वायर हम लोग यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही सिंगल फेज हम लोग ओवरहेड वायर यूज कर रहे हैं अपने सप्लाई के लिए। ठीक है, देन लोकोमोटिव के अंदर हम लोग इस तरीके से कन्वर्टर सिस्टम यूज करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज कर देते हैं, और पावर फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, उस मोटर को रन करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिट सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज अपने को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इससे अपना क्या हो गया कि ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए एफर्ट हैव बीन मेड टू कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ द डीसी टू एसी। ठीक है, यही तो कम, डीसी को एसी में चेंज कर दो, या एंड 3 फेज सिंगल फेज सिस्टम एंड कंपोजिट सिस्टम हैव बीन एम्प्लॉयड। तो इसलिए हम लोग डीसी को एसी में, सिंगल फेज को 3 फेज में, ठीक है, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट सिस्टम को एम्प्लॉयड करते हैं, मतलब यूज करते हैं, और इनका यूज करके हम लोग अपने जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसको और ज़्यादा इकोनॉमिकल, बेनिफिशियल, अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर सकें। ठीक है, इसमें पहला है सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते हैं कांडू सिस्टम। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर दे दे कि आपको कि ये सिस्टम क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा है। अगर ये दे दिया जाए कि कांडू सिस्टम क्या है, KANDO, ठीक है, और ऑप्शन में दिया जाए सिंगल फेज टू 3 फेज, सिंगल फेज टू सिंगल फेज, ठीक है, 3 फेज टू 3 फेज, या 3 फेज टू सिंगल फेज। क्लियर? तो अपने को यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, जहाँ भी जो आपका कांडू सिस्टम दिया रहा है
तो वहाँ का मतलब सिंगल फेज टू थ्री फेज, सिंगल फेज को हम लोग थ्री फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप लोग मार्क करते चलें कि यहाँ पर अपन पढ़ाई के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कवर कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें है क्या, सिंपल सा इसका गणित है, देख लीजिए। इन दिस सिस्टम सिंगल फेज हाई वोल्टेज AC सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल फेज सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, किसको, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब उसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आप लोगों ने पावर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग ट्रांसमिशन है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। कि ट्रांसमिशन अगर डीप में जाओगे तो ट्रांसमिशन भी दो तरीके का होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार का होता है, बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल अपना सिंगल फेज हाई वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स फॉर गेटिंग द नेसेसरी मोटिव पावर, ओके। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हम लोग सिंगल फेज AC सिस्टम यूज कर रहे हैं, और मोटर कौन सा यूज कर रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। पावर को जनरेट करने के लिए, टॉर्क जनरेट करने के लिए, जिससे हम लोग अपने ट्रेन को चला सकें, क्लियर। इन ऑर्डर टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ सिंगल फेज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टुगेदर विथ डिजायरेबल फंक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सिंगल फेज ही यूज कर रहे हैं। तो सिंगल फेज यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सिंगल फेज ही है एक, ठीक है, और वहाँ पे जो कंडक्टर, एक ही कंडक्टर यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडक्टर को सपोर्ट के लिए जो हम लोग टावर बनाएंगे, उस टावर में भी जो अपना मटेरियल लगेगा वो मटेरियल भी कम लगेगा। उसके लिए जो आपका सपोर्टिंग जो उसमें क्या होता है कि लगते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं वो भी उस हिसाब से कम लगी, तो ओवरऑल जो मेरा कॉस्ट है ना वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जो आगे आप पढ़ोगे कि सपोर्टिंग के लिए हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। आप देखना कि जो अपना टावर या खंबा होता है ना, उसके ऊपर इंसुलेटर होता है और उसी के ऊपर अपना ओवरहेड वायर को क्रॉस कराया जाता है, ताकि जो अपना खंबा है या टावर है उसमें किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं हो। आगे आप लोग डीप में इसके बारे में स्टडी करोगे, क्लियर। तो इस वाले सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और अपने ट्रैक्शन सिस्टम के लिए थ्री फेज की इंडक्शन मोटर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, आपका टॉर्क या पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक, क्लियर। द वोल्टेज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज 15,000 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे वोल्टेज का रेंज क्या होगा, तो 15,000 वोल्ट फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमेशा, 50 हर्ट्ज, क्लियर। फायदा इसका देख लीजिए, देखिए यहाँ पे द लोकोमोटिव कैरी ए फेज कन्वर्टर। जो लोकोमोटिव होता है ना, जो इंजन होता है ना, उसमें फेज कन्वर्टर होता है, वही फेज कन्वर्टर थ्री फेज को सिंगल फेज में चेंज करेगा, और इस पावर फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को लेके आएगा कहाँ पे, 25 हर्ट्ज पे, क्लियर। फॉर कन्वर्टिंग सिंगल फेज सप्लाई इनटू थ्री फेज सप्लाई एट रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग लोकोमोटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्टर आपका यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके का कैरी ये कन्वर्टर। उस कन्वर्टर का मेन काम क्या है, सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करना, और जैसा अपना रिक्वायरमेंट उस तरीके से फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा था आपका सिंगल फेज टू थ्री फेज, या इसको कांडू सिस्टम हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए आपका ये है सिंगल फेज टू डायरेक्ट करंट सिस्टम, ठीक है। ये भी आपका कंपोजिट सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगल फेज टू थ्री फेज था, तो इसमें हम लोग सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल फेज AC वोल्टेज हम लोग सिस्टम यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लोकोमोटिव के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर रखते हैं और कन्वर्टिंग मशीनरी रखते हैं। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देते हैं, और कन्वर्टिंग मशीनरी के द्वारा अपने को जितना जो भी फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी चाहिए उस हिसाब से अपन चेंज कर लेते हैं। तो ये अपना कंपोजिट सिस्टम का बहुत मतलब कि एक अच्छा पार्ट है कि हम लोग एक सिस्टम का यूज करके किसी और सिस्टम को ऑपरेट करा सकते हैं, क्लियर।
दूसरी जगह में भी अगर हमको डायरेक्टली डीसी सप्लाई चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एसी सिंगल फेज का यूज करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं और उस सिंगल फेज को हम लोग डीसी में चेंज करके अपने डीसी सीरीज मोटर को ऑपरेट करा रहे हैं और अपना जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग रन करा रहे हैं। क्लियर। तो इसका मोटिव यही है कि इसमें कंपोजिट सिस्टम में यही है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सिंगल फेज अपना यूज करेंगे एसी सिस्टम, देन हम लोग क्या करेंगे कि उसको स्टेप डाउन करेंगे और स्टेप डाउन करके जितना अपने को वोल्टेज चाहिए, ठीक है, उतना वोल्टेज पे उसको ले आएंगे और देन हम लोग क्या करेंगे उस एसी को हम लोग डीसी में चेंज कर देंगे और देन हम लोग क्या करेंगे कि उस डीसी को हम लोग डीसी सीरीज मोटर को सप्लाई देंगे। डीसी सीरीज मोटर जो है इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वो अपना स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करेगी और देन उसकी सहायता से जो आपका ट्रेन है, रेलवे है, ठीक है, वो अपना ट्रैक पे क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा एक कंपोजिट सिस्टम का सप्लाई सिस्टम। क्लियर। देखिए, सिंगल फेज टू डायरेक्ट, मतलब सिंगल फेज को हम लोग डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहे हैं। तो सिंगल फेज जो है अपना यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए और देन हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोटिव के अंदर ट्रांसफार्मर रखते हैं, उसके द्वारा स्टेप डाउन कर देते हैं और देन कन्वर्टर के द्वारा एसी को डीसी में चेंज कर देते हैं और देन डीसी सप्लाई कर देते हैं डीसी सीरीज मोटर को और सीरीज मोटर को ऑपरेट करा के अपन स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करते हैं और अपना जो इंजन है, लोकोमोटिव, ट्रेन है, उसको हम लोग रन कराते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे इन दिस सिस्टम द एडवांटेजेस ऑफ टू सिस्टम, मतलब यहाँ कंपोजिट का मतलब क्या होगा कि दो सिस्टम को हम लोग यूज करके, ठीक है, और एक नया सिस्टम लेके आते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं कि यूज करके अपने सिस्टम को रिलायबल बनाते हैं। क्लियर। सिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय एम्प्लॉइंग हाई वोल्टेज एसी सिंगल फेज सिस्टम फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम लोग हाई वोल्टेज सिंगल फेज एसी सिस्टम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को बचा रहे हैं। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम लोग बचा रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो मेरा बच जाएगा। क्लियर। एंड डीसी सीरीज मोटर, और देन हम लोग यहाँ पे किस तरीके की मोटर यूज करें, क्योंकि हम लोग सिंगल फेज को डीसी में चेंज कर रहे हैं तो अपनी मोटर भी किस तरीके की यूज होगी, डीसी मोटर यूज होगी, वो भी डीसी सीरीज मोटर यूज होगी। ठीक है। नेसेसरी ड्राइव so that high efficiency of AC system is obtained together with the desirable function of DC series motor। क्लियर। तो इस तरीके का सिस्टम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका हाई वोल्टेज एसी सिस्टम यूज करते हैं और देन उसको हम लोग उसको एसी को डीसी में चेंज करेंगे और डीसी की मोटर को हम लोग ऑपरेट कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द लोकोमोटिव कैरी ट्रांसफार्मर। अब ये लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर कैरी करता है, क्यों कि जो आपका जो हाई वोल्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है, कि जो आपका हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज एसी है, इसको स्टेप डाउन कौन करेगा, ट्रांसफार्मर की सहायता। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज होगा स्टेप डाउन, अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा। ठीक है। उस हाई वोल्टेज को हम लोग लो वोल्टेज में अपना क्या कर देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे। क्लियर। एंड कन्वर्टिंग मशीनरी का मेन काम क्या है, इस एसी को चेंज कर देगा किस में, डीसी में, क्योंकि अपनी मोटर यहाँ पे जो यूज हो रही है वो डीसी सीरीज मोटर है। क्लियर। टू स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड कन्वर्ट इनटू डीसी, ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं और कन्वर्टिंग मशीनरी की सहायता से उस एसी को हम लोग डीसी में चेंज कर देते हैं। क्लियर। अब इसमें देख लीजिए, द वोल्टेज एम्प्लॉयड फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज 25 kV। ठीक है। जो आपका वोल्टेज का जो आपका रेंज क्या है 25 kV एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, और पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो सप्लाई सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने देख लिया डीसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी, 3 फेज एसी एंड कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट में भी हम लोग देख लिया सिंगल फेज टू 3 फेज एंड सिंगल फेज टू आपका डीसी सिस्टम, एसी टू डीसी हम लोग देख लिया। क्लियर। तो यहाँ पे आपका सप्लाई का जो सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। हम लोग जब भी आगे स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का सप्लाई सिस्टम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो यही जो बेसिक चीज़ है आपकी आगे जो यूनिट है उसमें बार बार यूज होगी। क्लियर। देन यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।